ओके, गुड मॉर्निंग। तो कल जो भी लास्ट क्लास थी कैपिटल गेन पे क्वेश्चन कर रहे थे। अभी कैपिटल गेन को मैं पहले खत्म कराऊंगा, शुरुआती 10-1 मिनट उसमें देते हैं, 10-15 मिनट जो भी लगे। एक दो छोटे मोटे कानून और पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको ओवर करते हैं। ये लिखिए सबसे पहले तो कानून ये वाला, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मोर्टगेज। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मोर्टगेज। इसमें ना एक तो सेक्शन ये वाला है 47-16, ऑब्लिक साथ में ये भी लिख देना 1040 तक। (47-16/1043) एक अभी एग्जाम में एमसीक्यू नंबर 1 जो दिया था मैंने अभी वाले पेपर में, बिजनेस इनकम निकालनी थी। बिजनेस इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। तो दो इनकम थी रबर वाली। रबर में आपको रेशो पता हो तो 35-65 है, याद ही होगा सबको। पर आपने नोट करा था एक फॉरेन इनकम, अगर फॉरेन से आप एग्रीकल्चर कमाएंगे तो वो तो पूरी टैक्सेबल होती है। एक पूरी टैक्सेबल होगी और एक का 35% टैक्सेबल। तो आंसर ऐसे निकाल, जिसने जो गड़बड़ करी हो मतलब देख लेना वो चीज। एक और मेजर गलतियां मैंने देखी हुई है। दूसरा एक डेप्रीसिएशन वाला क्वेश्चन था, शायद दो थे, एक तो इजी था और एक थोड़ा दिमाग वाला था। उसमें ना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नहीं दी हुई थी। 31 मार्च 23 की डब्ल्यूडीवी दी थी या 24 की दी थी शायद, और फिर डेप्रीसिएशन 23-24 का अलग से दे रखा था। पहले वो घटेगा फिर इस साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आएगी। तो ये दूसरी चीज थी उसके अंदर। उसके बाद तो फिर डेप्रीसिएशन निकालना था। जो चलिए खैर, अब क्या होता है रिवर्स मोर्टगेज, अब उस पर आइए। रिवर्स मोर्टगेज क्या है, क्यों है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोर्टगेज तो आपने सुना ही होगा, गिरवी रख के लोन लेना। जब कोई चीज गिरवी रख के लोन लिया जाता है तो क्या होता, क्या है लोन में क्या होता है, पहले मेरे को इकट्ठा पैसा मिल जाता है, फिर मुझे आराम से धीरे धीरे किस्तों में देना उस। इकट्ठा पैसा मिलने के बाद किस्तों में लोन उतारने ही भारी पड़ जाता है। तो रिवर्स मोर्टगेज उल्टा होता है, जो लोन का पैसा है ना वो किस्तों में आता है। क्या बोला मैंने अभी, मतलब लोन तो किस्तों में आएगा और उसे रीपे मुझे क्या करना पड़ेगा एक साथ। ऑब्वियस सी बात है ये नामुमकिन है। लमसम पैसे को किस्तों में चुकाना ही भारी है, मैं बोल रहा हूं। तो किस्तों में जब पैसा मैं ले रहा हूं इसका मतलब है कि मेरी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। आदमी कैसे लोन को लेता है, आदमी को लगता है भाई लोन ले लेंगे और इतने रुपए की इनकम आएगी तो उसमें से लोन उतार देंगे। तो मतलब पहले मेरी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होगी तो उसमें से मैं लोन उतारूं। अगर मेरा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो लोन उतारना तो नामुमकिन है। अब मुझे अगर किस्तों में लोन की जरूरत पड़ गई है, इसका मतलब है कि मेरा कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, हर महीने का खर्चा भी नहीं चल रहा है। तभी तो मेरे को हर महीने पैसे चाहिए खर्चा पानी के लिए।
और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ सामने वालों को कि ठीक है तो अभी तो मेरे को हर महीने देता रहे पैसे, बाद में इकट्ठे दे दूंगा, ये तो नामुमकिन है। तो ये जो लोन है ये किन लोगों के काम आते हैं? तो ये लोन बैंकों से आम लोगों को नहीं मिलता है, ये काम आते हैं, बताइए किन लोगों के? सीनियर सिटीजन्स। जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं उनके साथ क्या होता है, देखिए हिसाब किताब। सीनियर सिटीजन लोग पूरा जीवन मेहनत करके पैसा कमाए, मकान बनाए, बचत कुछ उन्होंने रीजन करी नहीं क्योंकि सारा पैसा उन्होंने बच्चों की पढ़े लिखे पे लगाया। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग यही कर रहे हैं। अब उनको लगा कि भैया चलो बुढ़ापे में जो खर्चा पानी चाहिए वो बच्चों से मिल जाएगा। सपोज करें कि बच्चे पढ़े लिखे के आगे बढ़ गए और माँ बाप को पीछे छोड़ के चले गए। अब माँ बाप खर्चा पानी कैसे चलाएं? प्रॉब्लम तो है खर्चा पानी चलाने की, हर महीने बच्चे दे नहीं रहे पैसे, अब कोई कमाने की सोर्स भी नहीं रह गया। बिजनेसमैन तो चलो ठीक है, कभी भी पूरी जीवन बिजनेस करके पैसा कमा लेगा, पर जो नौकरी पेशे वाले आदमी थे वो तो फिर बाद में क्या करेंगे, बशर्ते सरकारी जॉब ना हो, फिर तो रिटायरमेंट के बाद भी पैसे पेंशन आती रहती। पर अगर कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सीनियर सिटीजन के पास और खर्चा चलाना है, तो बैंक वाले उनको एक लोन फैसिलिटी देते हैं। इस लोन में बैंक वाले बोलते हैं कि आपके हर महीने के खर्चे के लिए हम आपको पैसे दे दिया करेंगे, बदले में आप हमें सिक्योरिटी के लिए मकान गिरवी रख दीजिए। मकान तो है आपके पास, मकान में आप जब तक हैं जब तक रहिए, हर महीने हम आपको पैसे देते रहेंगे, अपना खर्चा चलाइए और मकान की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो रिकवरी जब लोन की करनी होगी तो मकान बेच देंगे, रिकवरी बाद में कर लेंगे। ऑब्वियसली जो बोरोवर है उसको भी पता है कि यार ठीक है, अब क्या है, उम्र तो हो ही गई है, जितना समय जिंदा है तब तक मकान में रहने को तो मिल ही रहा है, हर महीने पैसे भी आ रहे हैं मकान के एवज में, अपना खर्चा पानी चला लेंगे, बाद में भाड़ में जाए मकान बेचे करे, हमारे क्या मतलब है, मरने के बाद कौन देख रहा है। पूरा जीवन तो यही सोचते रहे कि बच्चों के लिए रखें। तो ऐसी परिस्थिति में ये रिवर्स मॉर्गेज वाले लोन मार्केट में प्रचलित है। कभी कभार कोई लोन देता लिखा होगा मेरे को तो ऐसा, पर है तो सही, प्रोडक्ट है मार्केट, तो ऐसे लोन अवेलेबल होते हैं। अब लोन तो ये हो गया है, तो प्रोडक्ट के बारे में नेचर बता दिया कि ये लोन क्या है। अब इस पर टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इस रिवर्स मॉर्गेज वाले लोन में होता क्या है, आप प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं पहले तो, और बदले में आपको पैसा मिल रहा है, पैसा हर महीने धीरे धीरे आ रहा है, जो आपको रीपे करने की जरूरत है, इकट्ठा नहीं कर पाओ तो पहुंच देंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये बोला गया कि ये जो मॉर्गेज पे दिया गया प्रॉपर्टी है इसे ट्रांसफर नहीं मानते लोग। मतलब कि अगर मैं रिवर्स मॉर्गेज में अपना प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखता हूं तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो ये तो एक पहला ट्रांजेक्शन हो गया जो नॉट रिगार्डेड एज क्या है, ट्रांसफर, सेक्शन 47(16). क्लियर है सबको पहला पॉइंट। रिवर्स मॉर्गेज में प्रॉपर्टी गिरवी रखने को ट्रांसफर नहीं मानते। मॉर्गेज पे भी कोई मॉर्गेज पे गिरवी रखा तो भी ट्रांसफर नहीं है टेक्निकली, तो मॉर्गेज तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मैं लोन उतार के मकान का कब्जा अपने नाम पे लेना ही है उसमें, हाँ या ना। मॉर्गेज में तो आराम से धीरे धीरे पैसा उतारना है, जल्दबाजी भी नहीं है। तो पहली चीज होगी रिवर्स मॉर्गेज इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब दूसरी बात आई कि वो जो लोन का पैसा आपको मिल रहा है क्या फिर उस पर कोई टैक्स वैक्स लगाओगे क्या? ट्रांसफर नहीं है, चलो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्या उस लोन अमाउंट पे कोई टैक्स लोगे फिर आप? आईओएस वगैरह किसी भी हेड में कोई लेना चाहते हो क्या? क्योंकि अल्टीमेटली वो लोन तो उतारोगे नहीं आप, तो क्या लोन को इनकम मान ले फिर? वैसे तो लोन लाइबिलिटी है। फिर इस वाले लोन में फर्क है, क्या फर्क है दूसरे और इस लोन में? क्योंकि यहाँ पे तो लोन उतरना बहुत मुश्किल है, लोन उतरेगा तो फिर तो प्रॉपर्टी बेच के उतरेगा, डायरेक्टली तो उतरना बहुत मुश्किल है। तो क्या लोन पे कोई इनकम टैक्स लगाने वाले हो, लोन के अमाउंट पे कोई टैक्स लगाने वाले? तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला सेक्शन 1043 में वो जो लोन मिलता है उसको भी इनकम नहीं मानेंगे, वो एग्जेम्प्ट है। वो सेक्शन कौन सा हो गया? 1040। दोनों सेक्शन क्लियर हो गए। और फाइनली एक बात लास्ट में उन्होंने बोल दी कि अगर लोन की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी बेची जाती है बाद में, तो फिर वो प्रॉपर्टी बेचना तो कैपिटल गेन में आ जाएगा, फिर जो भी फायदा नुकसान होगा वो कैपिटल गेन की इनकम बनेगी, उस पर कोई फिर ट्रीटमेंट की जरूरत अलग से नहीं है। वो तो नॉर्मल लेन देन है, प्रॉपर्टी बिकी कैपिटल। अरे बराबर है। तो 3 टुकड़े मैंने कर दिए। गिरवी देने पे कोई टैक्स है क्या? नहीं, ट्रांसफर नहीं है, सेक्शन 47(16). लोन अमाउंट पे कोई टैक्स देना है क्या मुझे? नहीं, ये इनकम नहीं है, सेक्शन 1043।
और जब प्रॉपर्टी बेचेंगे टैक्स की रिकवरी पर्पज या किसी भी कारण से, तो तब तो जो कैपिटल गेन बनता है वो दे नहीं। अरे डन है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान रखना इस टॉपिक में। अब अपन लिख लेते हैं फटाफट से। आइए फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए भाई, any transfer of capital asset in a transaction of reverse mortgage shall not treated as transfer. Shall not treated as transfer. सेक्शन 47(16). लिख लिया क्या पहला पॉइंट? ये shall not treated as transfer. हो गया? इस लोन की स्कीम के बारे में पढ़ने की इच्छा हो तो ये पढ़ सकते हो, खैर इससे आपको कोई मतलब तो है नहीं। अगला लिख दीजिए। सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 1043 फर्दर प्रोवाइड दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन एज ए लोन वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। वो जो लोन अमाउंट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। मतलब 2 प्रश्न हो गए ना, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी गिरवी रखी, क्या कोई टैक्स देना है? नहीं। वो लोन का पैसा आ रहा है, क्या उस पर कोई टैक्स देना है? नहीं। लोन के पैसे पर तो सर टैक्स वैसे भी नहीं बनना चाहिए, वो तो लाइबिलिटी होता है, इनकम थोड़ी ना। इनकम टैक्स तो लोन इनकम पे लगता है, पर ये लोन एक इनकम के फीलिंग दे सकता है। ये लोन मामूली लोन नहीं है, समझ आ रहा है ना? तो इसलिए लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि यार ये जो लोन है एक प्रकार से तो मेरी इनकम हो रही है, महीने के महीने मैं आराम से उड़ा रहा हूँ, रीपे तो करना ही नहीं है, बाद में मैं करता रहेंगे, प्रॉपर्टी बेच के लेते रहेंगे बैंक वाले। तो इसलिए क्लियरिटी 1043 में लोन अमाउंट पे कोई टैक्स देने की भी आपको जरूरत नहीं। ठीक है, हो गया, हटा दो ये। आ जाइए, इसका एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। क्वेश्चन वैसे तो आते ही नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं क्या है। मिस्टर अभिषेक, ए सीनियर सिटीजन, मोर्गेज्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस विथ ए बैंक, गिरवी रख दिया अंडर ए रिवर्स मोर्गेज स्कीम। तो रिवर्स मोर्गेज में अभिषेक ने अपना मकान गिरवी रख दिया। ही वॉज गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इन ए मंथली इंस्टॉलमेंट। अभिषेक डिड नॉट repay the loan on maturity and hence gave possession of the house to the bank to discharge his loan. किस्तें तो दी नहीं उसने कोई, यानी कि लोन तो उतारे नहीं, तो मकान दे दिया और बेच पूछा के बैंक ने रिकवर कर लिया। बताइए कैसे ट्रीटमेंट होगा इस रिवर्स मोर्गेज ट्रांजेक्शन का? तो सिंपल है, 2-3 बातें लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये गिरवी रखने पे ट्रांसफर ही नहीं है, सेक्शन 47(16। लोन पे कोई टैक्स नहीं देना अभिषेक को, 1043। और रिकवरी के लिए जब अभिषेक अपना मकान दे देगा किसको? बैंक को, तो इसे ट्रांसफर मानेंगे और उस पर कैपिटल गेन जो भी बनता है वो बनेगा। तो ये जवाब दिया है, और तो क्या, ये तो लिख दिया। मोर्गेजिंग पे कोई टैक्स नहीं, मंथली पे कोई टैक्स नहीं, और वो एक मैंने तरफ से अपनी तरफ से ऐड कर दिया वाला पोजीशन दे दिया ना रिकवरी के लिए, तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अरे बोलो, ठीक है। तो ये एक सिंपल पॉइंट हो गया।
एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी पढ़ा देते हैं। देखिए हेडिंग, स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट्स। स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट। अब ये कानून जो भी पढ़ने वाले हो अब लास्ट इस चैप्टर का होगा, इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, चांसेस अभी भी है कि भी नहीं आएगा, पर अब ये प्रोविजन क्या है इसको पढ़ तो लेते। सिंपल सी चीज है, नॉन रेसिडेंट लोग इंडियन फाइनेंशियल एसेट पे पैसा लगाते हैं, शेयर डिवेंचर वगैरह पे सब पे पैसा लगाते हैं, और ये पैसा लगाने के लिए ऑब्वियसली फॉरेन करेंसीज का यूज करते होंगे। सोचिए एक नॉन रेसिडेंट जो यूएसए में बैठा है और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो वो कैसे लगाएगा पैसा? डॉलर रेमिट करेगा, पहले तो रुपए में कन्वर्ट कराएगा, फिर वो इन्वेस्ट करेगा, फिर वो वापस से रुपए में पैसे आएंगे, फिर डॉलर कन्वर्ट कराएगा, अपने देश में लेके चला जाएगा। यही होगा सिस्टम। तो फॉरेन करेंसी भेजो, रुपया कन्वर्ट करो, फिर कन्वर्ट करा के लाओ, फिर वापस ले जाओ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे, मान लीजिए कि उसने 20 साल पहले 50 लाख रुपए किसी नॉन रेसिडेंट ने इंडियन शेयर मार्केट में लगाए, आज 1 करोड़ के हो गए वो शेयर, 50 लाख का गेन दिख रहा है सब, हाँ या ना? अब 50 लाख रुपए का गेन अगर उस बंदे ने कमाया तो टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन जो भी होता है वो टैक्स रेट तो सबकी कॉमन ही है, जो भी 112 वाला है तो 12.5%, 112 ये वाला है तो 10%, यही है ना, 12.5% वो भी 112 में भी नए लॉ में। तो जो भी टैक्स है वो तो सबका सेम ही है, पर अब यहां ही पे खेल खराब होता है। एनआरआई पीओवी से सब आप सोचोगे तो रुपए में भले 50 लाख कमाए, पर डॉलर में नहीं है कमाई इतनी। आज से 20 साल पहले का डॉलर का भाव और आज के डॉलर के भाव भी तो ऊपर नीचे हो गए। मेरे को तो लगता है 20 साल पहले 35-40 रुपया डॉलर था, अभी 87-88 हो गया। तो डॉलर ने जब रुपया डबल हो गया डॉलर, तो डॉलर टर्म में तो कम कमाई है ना यार, क्योंकि मैं तो अल्टीमेटली डॉलर से डॉलर ही चेंज करूंगा ना। कितना डॉलर भेजा, कितना डॉलर ले गया, रुपए में ऊपर नीचे क्या हो रहा है मेरे को क्या मतलब यार, हाँ या ना? तो उन्हीं को रिलैक्स करने के लिए कि करेंसी फ्लक्चुएशन से आप बचे, क्योंकि रुपए में तो आप गेन कमा रहे हो, पर शायद फॉरेन करेंसी टर्म में गेन ना हो कुछ, यस नो? तो उन्हीं की कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए ये स्पेशल का कंप्यूटेशन से रिलेटेड। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, सेल माइनस कॉस्ट। अब तो कॉस्ट ही बोलो, नए लॉ में तो सभी कॉस्ट ही है, बोलो ना। पर अब इनको करना क्या है, इनको हर एक चीज फॉरेन करेंसी में निकाल, ये सब डेटा जो है ना रुपए में नहीं कैलकुलेट कर, फॉरेन करेंसी। तो सेल प्राइस रुपए में नहीं चाहिए, रुपए में होगी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी। जैसे 1 करोड़ में बेचे या शेयर, तो 1 करोड़ को पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर, कॉस्ट रुपए वाली जो थी उसको किस में कन्वर्ट करो, फॉरेन करेंसी। तो जो गेन आएगा वही फॉरेन करेंसी में आ जाएगा। फिर उस फॉरेन करेंसी के गेन को आज की तारीख में जो रुपए में भाव आता है उतना कमाइए होगा। रुपए की जगह कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में करें, आ गया क्या? कैलकुलेशन वही, गेन की फॉर्मेट वही सेम, पर कैलकुलेशन इन फॉरेन करेंसी करें। अब फॉरेन करेंसी में करनी है तो फिर आपको एक्सचेंज रेट चाहिए होगी, बोलिए क्या चाहिए होगी, बोलिए ना, एक्सचेंज रेट चाहिए होगी। अब एक्सचेंज रेट क्या होगी, उसी के लिए ये आपको पढ़ना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेल प्राइस की बात करते हैं। सेल कंसिडरेशन जो होगा उसे आप कन्वर्ट करेंगे टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टीटी बाइंग रेट सेलिंग रेट होती है, तो क्वेश्चन में गिवन आएगी टेलीग्राफिक ट्रांसफर की बाइंग रेट और सेलिंग रेट का क्या करना है आपको, मतलब बाइंग प्लस सेलिंग डिवाइड बाय 2 उस रेट से आपको कन्वर्जन करना। तो जैसे आपको सेल प्राइस कन्वर्ट करनी है तो ट्रांसफर के दिन जो भी टीटी बाइंग और सेलिंग रेट है,
डिवाइड बाय 2 करके मतलब एवरेज करके उससे आपको सेलिंग प्राइस कन्वर्ट कर लेनी। ट्रांसफर के खर्चे होते हैं, फिर याद है सबसे पहले सेल प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी सेम ट्रांसफर की दिन की एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर लीजिए, और सीओए खरीदने के दिन की एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर लीजिए। क्या बोला मैंने? सब चीजें कन्वर्ट होके गेन भी एक्सचेंज रेट उसमें आ जाएगा फॉरेन करेंसी, अरे आ जाएगा। वो जो गेन आएगा फॉरेन करेंसी का उसको मल्टीप्लाई कर लेना बाइंग रेट से। बताइए किससे? उसको एवरेज से नहीं करना है, वो जो गेन आएगा वो फॉरेन करेंसी में आ जाए उसको वापस से रुपए में लाना है। उसके लिए आप उस गेन को मल्टीप्लाई कर लीजिए टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या बोला मैंने? टीटी बाई बी आर टी टी एस आर आपकी रेट है। तो सिंपल सा काम है, अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली थोड़ा सा लिख दूं तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है बताइए, और इसके लिए कौन सी रेट यूज करनी है आपको? टी टी बी आर प्लस टी टी एस आर डिवाइड बाय 2। कौन से दिन का रेट चाहिए? ये ट्रांसफर की रेट। फिर अगला डेटा और क्या चाहिए होता है सेल प्राइस के बाद? और क्या चाहिए आपको? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर चाहिए होता है। ट्रांसफर के खर्चे चाहिए, ये भी रुपए में होंगे, इसको भी बदलना है फॉरेन करेंसी में। हर चीज फॉरेन करेंसी में बदल रहे हो पहले आप। इसके लिए भी सेम रेट। फिर अगली चीज और क्या चाहिए? इसके लिए भी लेनी तो एवरेज रेट ही है, पर ये इसमें डेट कौन सी चाहिए? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। और फाइनली आपका आ जाएगा, बताइए क्या? कैपिटल गेन। और यहां पे ध्यान रखना, नया लो हो पुराना लो हो, इस गेन को निकालते समय क्या नहीं करना है आपको? इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता पुराना नया लो से कुछ भी। वही स्लम सेल 50 भी नो इंडेक्सेशन एट ऑल। 112A नो इंडेक्सेशन एट ऑल। यहां पे भी क्या? नो इंडेक्सेशन एट ऑल। पुराना लो नया लो दिमाग नहीं लगाना, करना ही नहीं चाहिए इंडेक्स। और जो भी कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन किस में आ गया? वो फॉरेन करेंसी में है। आप पूरा लिखना है, मैं तो शॉर्टकट में लिख दिया है। अब इसको आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर लेना टीटी बी आर से। टीटी बी आर मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, ठीक है। और ये कौन से दिन की होनी चाहिए? ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। बस ये कंप्यूटेशन का स्पेशल तरीका है। किन लोगों के लिए? नॉन रेसिडेंट जो फॉरेन करेंसी भेजकर इंडिया में शेयर बाय सेल करेंगे। अब देखो किसी नॉन रेसिडेंट के ऑलरेडी इंडिया में रुपए पड़े हुए, इंडिया में खाते में पैसे पड़े, उसमें ये लो नहीं लगाना है। ये कौन से एनआरआई है? वापस से बताऊं, एप्लीकेबिलिटी भी थोड़ा सा देख लो इसके अंदर। देखो किसके ऊपर लागू है? और किसके लिए लगाना है? कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ इंडिया। इन्हीं दो कैपिटल से। यूं नहीं कि सर मैंने ना विदेश से $50,000 बेच के इंडिया में मकान खरीदा, फिर वो मकान बेच रहा हूं, वो भी कैपिटल गेन बनेगा। पर उस मकान के कैपिटल गेन पे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं आया। फॉरेन करेंसी विदेश से भेजी, इंडिया की किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगाए, अब वो शेयर बेच के पैसा कमा रहा हूं, तो जब उस शेयर का गेन निकलेगा तो ये तरीका फॉलो। तो किन पे लागू करना है बोलिए वापस से? नॉन रेसिडेंट बोलिए। टू अक्वायर कैपिटल एसेट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ इंडियन। तो पहला पॉइंट तो ये लिखिए, एप्लीकेबिलिटी लिखिए पहला, फिर वो फॉर्मेट लिखिए। अगेन बोल रहा हूं, ये आज तक पूछा नहीं है तो आपसे भी क्यों पूछेंगे?
हो गया ये वाला, ये लिख लिया, अब ये लिख लो। पहले बता देता हूं, टीटी बी आर टीटी एस आर है ये, बाइंग रेट सेलिंग रेट। टीटी मीन्स टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। अगर इस प्रोविजन से क्वेश्चन सॉल्व होना होगा तो साफ देखते पता लग जाएगा आपको, ये बी आर देंगे ना रिटेन तो बढ़िया है। कॉस्ट में से माइनस होगी। एक्चुअल कॉस्ट असेट की निकालते वक्त थर्ड पार्टी से अगर कोई पैसा मिलता है तो माइनस होता है, लिखवाया हुआ है तो मैंने। गवर्नमेंट की बात भी नहीं है, थर्ड पार्टी एनीबॉडी। और यही अगर एक्सपोर्ट के लिए सरकार से कोई नगद सहायता मिले तो वो 28 सेक्शन में जाती है, सीधे बीएनपी की इनकम है। चलिए अब हटा दिया जाएगा। नया डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 का ड्राफ्ट आ चुका है। करीब करीब डिट्टो ही है पुराने वाले का, वही पांचों हेड है, 5 हेड, यानी इंटर तक का कोर्स तो सेम ही है, सेम कंप्यूटेशन के तरीके, एचपी, बीएनपी, कैपिटल गेन, आईओएस, सेम वही परक्यूसेट, वही रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन, वही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सब कुछ वही का वही है, कोई चेंज नहीं है। कैपिटल गेन तो चेंज कर ही नहीं सकते अभी, ऑलरेडी मेरे को लगता है कि उसके हिसाब से जो चेंज थे वो इन्होंने पहले ही करवा दिए इसके। मेन बस वहां पे ये है कि सेक्शन नंबर चेंज हो गया, एक तो जो नंबर अभी आपने पढ़े हुए वो नंबर उधर क्या है, चेंज है। सेक्शन तो 500 करीब है। और वहां पे एक वर्ड चालू हो गया है, टैक्स ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की जगह वर्ड क्या चल गया, टैक्स ईयर। वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, पर उसको अब नए लॉ में प्रीवियस ईयर नहीं कहते, टैक्स ईयर की टैक्स इनकम पे टैक्स देना है, ऐसा बोलने लगे। बाकी सब कुछ ही सेम ही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन वगैरह, परक्यूसेट की वैल्यू भी वही की वही है, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराओ एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर अस्पताल में इलाज कराओ एग्जेम्प्ट है, मतलब कंप्यूटेशन तो करीब करीब वही की वही है। कुल मिला के वो भी अमेंडमेंट ही है, बस बात यह है कि जो तरीका है उसको अब सिस्टमेटिक कर दिया है। बहुत सारी चीजें जो अलग अलग सेक्शन में बिखरी हुई है इस एक्ट के अंदर, वो सब मिलाकर सीक्वेंशियली जम गई अब चीजें। मतलब अभी क्या होता है कि जैसे मेरे को हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट पढ़ना है तो एचपी पढ़ना पड़ेगा, एचपी में पढ़ा ना आपने, एनएवी से अलाउड होता है। इसके अलावा भी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट एक दो जगह और भी है। तो नए में ये है कि वो जो भी ट्रीटमेंट आगे पीछे थे ना, सब एक ही साथ है, मतलब पूरा ट्रीटमेंट एक ही साथ है, आगे पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना।
चलिए खैर, आइए इसका एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो कर लेते हैं। देखिए 30 वाला देखिए एक बार। रक्षित, ए नॉन रेसिडेंट रेमिट US डॉलर 80 लाख, 80 लाख डॉलर इंडिया भेज दिए। इतना पैसा होने के बाद भी इंडिया भेज रहा है पैसे। 80 लाख डॉलर इंडिया भेज दिए 16 सितंबर 2001 को। 3 अक्टूबर 2001 से उस पैसे से 10,000 शेयर अमृत लिमिटेड के खरीदे गए 12 रुपए की रेट पे। ये शेयर 48 रुपए 40 पैसे की रेट पे बेच दिए गए 28 फरवरी 25। आपको कैपिटल गेन निकालना है और आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफर की जो रेट्स है अलग अलग दिनों की दे रखी है। कौन से जमाने की रेटें हैं ये भाई? 2001 की भी दे रखी है, 2025 की भी दे। काफी कम थी क्या उस समय? 18-20 रुपए दिखा रही है। चलिए खैर, अब करना क्या है देखिए, कैपिटल गेन निकालना है तो सबको दिख रहा है, सेल प्राइस दिख रही है आपको 48 रुपए 40 पैसे, कॉस्ट सबको दिख रही है 12 रुपए, 2 नंबर दिख रहे हैं। ट्रांसफर के खर्चे तो कहीं दिख नहीं रहे मेरे को, तो सिंपल है, फॉर्मेट तो वही है, LTCG निकलेगा, नेचर लॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल कंसिडरेशन 10,000 इंटू 48.40 कितने हो गए? ठीक है, रुपए में आ गए। अब इसको कन्वर्ट करना है डॉलर में, फॉरेन करेंसी। तो कौन सी रेट से कन्वर्ट करोगे? ट्रांसफर के दिन की एवरेज रेट 80 रुपया, 79 प्लस 81 डिवाइड बाय 2। तो 48 लाख जो भी आपने बोला उसको डिवाइड बाय 80 कर दो, कन्वर्ट हो जाएगी डॉलर में, 6,050 डॉलर हो जाएगी। सेल प्राइस आ गई 6,050 डॉलर। आगे बढ़ू, आ जाओ। कॉस्ट कितने रुपए शेयर की है? 12 इंटू 10,000, 1,20,000। अरे डन है, रुपए में। इसको भी कन्वर्ट कर लो फॉरेन करेंसी में। अब ये कौन सी रेट से होनी चाहिए? एक्विजिशन का दिन। अब ध्यान से सुनो, एक्विजिशन का दिन ये तो पैसा भेजने का दिन है, इससे मतलब नहीं है। ये वाली रेट का एवरेज करना, 19 प्लस 21 20 रुपया। तो इसका मतलब है डॉलर टर्म में 50 डॉलर का गेन हुआ है कुल। रुपए में भूल जाओ, 50 डॉलर का गेन है। अब टैक्स रुपए में देना है, तो इस 50 डॉलर के गेन को रुपए में कन्वर्ट कर। अब इसको मल्टीप्लाई कर, अब डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर लेना। कौन से दिन की रेट से? बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बाइंग रेट क्या है? 79 है, तो इंटू 79 कर लो। कितनी रुपए? बस ये गेन है टोटल। ₹3950 आ गया क्या? अभी देखो, अगर ये प्रोविजन नहीं होता ना तो इसको तो बहुत कमाई हो गई है। टेक्निकली देखा जाए तो रुपए में गेन आता 48.40 माइनस 12, कितना हो रहा था? 36.40 इंटू 10,000, 3,64,000 का गेन जो दिखता वो मात्र कितना रुपए का है? 4,000 का। तो इस कानून से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अरे फॉरेन करेंसी एडजस्टमेंट के चक्कर में, फॉरेन करेंसी से याद है, BNP में भी फॉरेन करेंसी था वो एक क्वेश्चन में। वो कॉस्ट में ऊपर नीचे करना होता है जितना भी फ्लक्चुएशन के कारण डिफरेंस हो, एक क्वेश्चन में करा था। तो चलिए जी, अब जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो आप खुद करेंगे ट्राई। इस चैप्टर को मैं क्या देने वाला हूं? समापन। इस चैप्टर का नाम, मतलब इस हेड को अब दे दिया जाएगा समापन। वापस से इसकी इंपॉर्टेंट शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इसका क्वेश्चन आए। तो अब समय आ गया, इसको ओवर कर लेते हैं।